वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और प्रोग्राम का ये जो सेगमेंट है बहुत ही ख़ास है और बहुत अहम है। बात होती है आपकी सेहत के हवाले से मामलों और मसाइल पर, और उसमें भी जो सबसे बड़ा मामला और मसला है वो नफ्सियात के हवाले से है। सेगमेंट करने का मकसद ये है कि नफ्सियात के हवाले से जो मामला और मसाइल हैं उसके बारे में आगाही लोगों तक पहुँचाई जाए। वगरना होता यह है कि हमारे यहाँ नफ्सियात से जुड़े जो मामलात हैं उसको अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, या उसको ठीक करने के लिए जो तरीक़ा इख्तियार किया जाता है वो ये गंडे और तावीज़ वगैरह का है, जो कि इंतहाई मुहलिक साबित होते हैं। और इसका वाक़तन जो इलाज है वो नफ्सियात के डॉक्टर के पास है। और क्योंकि हम डॉक्टर के पास जाना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा मामला और मसला ये है, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा ही है, अब तो ये चीज़ काफ़ी हद तक जो है पूरी दुनिया में ख़त्म हो गई है कि नफ्सियात के डॉक्टर के पास जाने को मायूब समझा जाता है। आगाही देने का मकसद यही है कि नफ्सियात से जुड़े अगर मसाइल हैं, अब तो खुदा का शुक्र है कि मैं देख रहा हूँ टीवी के ऊपर भी इस हवाले से बात होना शुरू हो गई है, मुख्तलिफ़ कैंपेन्स भी चल रही हैं, एड्स भी नज़र आए, कुछ बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंद है कि अब ये अवेयरनेस के ऊपर काम किया जा रहा है। तो सिलसिला जिसका हमने आगाज़ किया था, तो शुक्र है कि अब लोगों को बात समझ में आना शुरू हो गई है। और अगर नफ्सियात से जुड़े मामला और मसाइल हैं तो यकीनन उसका इलाज मौजूद है, और हमारे इर्द गिर्द ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका शिकार हैं, तो यकीनन डॉक्टर के पास इसका इलाज मौजूद है। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर शफीक यासीन साहब, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं और एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। और इस सेगमेंट के करने का मकसद भी यही है कि लोगों तक आगाही पहुंचाई जाए। डॉक्टर साहब इसमें भरपूर अपना हिस्सा डाल रहे हैं, हमारे साथ आज के दिन इस सेगमेंट में मौजूद होते हैं। एक दफ़ा फिर उन्हें मैं खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और कुछ देर पहले जैसे मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि मेरे पास अब तो लोग बाकायदा प्रोग्राम्स भेजना शुरू कर दिया उन्होंने। वैसे तो हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, मैं बड़ा खुलकर बात करता हूँ, लेकिन लगी लिपटी बात नहीं करता, क्योंकि जिस किस्म के फजूल और वाहियात ड्रामे बनाते हैं वो यकीनन देखने के काबिल नहीं होते। मगर ये कि नफ्सियात से जुड़े जो मसाइल हैं, मैं जिन पर हमेशा कहता हूँ कि इसको पोर्ट्रे करने की ज़रूरत है, इसको दिखाने की ज़रूरत है, इसको एड्रेस करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला इस वक्त हमारी सोसाइटी का है, कॉफ़ी की जो। तो उसके ऊपर अब शुक्र है एक जगह नज़र आया, किसी ने भेजा कि ये देखें आप ड्रामों में भी ये चीज़ अब दिखाना शुरू कर दी है, तो शुक्र है ऐसे मसाइल को एड्रेस करें, इन मामलात के ऊपर काम करें। और फिर मैं देख रहा था एक ऐड पे भी नज़र पड़ी है, पता नहीं वो किसका ऐड था, गवर्नमेंट ने खुद बनाया है किसने, मगर ये कि नफ्सियात के हवाले से आगाही जो वो दी जा रही है, तो एक बड़ी अच्छी बात है, मैं इसको हमेशा सपोर्ट करता हूँ। और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मगर ये कि अब अगर सिलसिला शुरू हुआ है तो इट्स नेवर टू लेट, बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब, ये चीज़ अब रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई है, नज़र आ रही है, लोगों में अवेयरनेस भी आना शुरू हो गई है। खुदा का शुक्र है जो सिलसिला हमने शुरू किया था तो वो अब यहाँ तक पहुँच चुका है कि अब इसको लोगों ने अब संजीदा लेना शुरू कर दिया है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, कितनी इसकी ज़रूरत है, ज़रा फरमाइएगा। देखिए यहाँ से आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, और बिल्कुल ही एक्नॉलेज नहीं है पाकिस्तान में। बाहर के मुल्कों में अगर आप जैसे हॉलीवुड की मूवीज़, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, आप देखते हैं नियरली 70-80% मूवीज़ में कहीं ना कहीं वो साइकियाट्रिस्ट ले ही आते हैं। चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो साइंस फिक्शन हो, चाहे वो क्राइम से रिलेटेड हो, हर ज़िंदगी के शोबे में कहीं ना कहीं साइकियाट्रिस्ट की इन्वॉल्वमेंट या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। पाकिस्तान में हम सास बहू के ड्रामों से आगे नहीं निकल नहीं पा रहे निकल हैं, पा रहे मसला ये है। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। और ये असल में मैं क्योंकि बाहर काम करता रहा हूँ, तकरीबन मैंने 25-26 साल बाहर गुजारे हैं, और वेस्ट में जो है वहाँ पर ना सिर्फ ये कि वो हॉलीवुड की मूवीज़ में, बट इन रियलिटी में भी जो है ना, वो लोग समझते हैं, अवेयरनेस है, साइकियाट्रिस्ट को दिखाते हैं, उनके अंदर अवेयरनेस है कि जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पर ऐसी परेशानियाँ हैं जो इंसान को तंग कर रही हैं, जो कि डिप्रेशन का बायस बन रही है, एंजाइटी का बायस बन रही है, एंगर इश्यूज़ का बायस बन रही है, जिससे झगड़े घर में हो रहे हैं, या फिर जो है उसको किसी इंसान को नशे की तरफ धकेल रही है, या फिर इवन साइकोसिस या स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बड़ी बीमारियों की वजह बन रही हैं। क्योंकि स्ट्रेस तो बहुत ही क्लियर कट साइकाट्री से रिलेटेड है। 3 फोल्ड जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया बढ़ाती है, 5 फोल्ड डिप्रेशन बढ़ाती है, 7 फोल्ड रिस्क ऑफ सुसाइड बढ़ाती है। तो जहाँ स्ट्रेस आ जाता है वहाँ पर प्रॉब्लम नफ्सियात के आ जाते हैं। तो एक तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा ये समझना बड़ा ज़रूरी है आवाम को कि एक इमोशनल पेन जो है ना, वो फिज़िकल पेन से बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है, एग्जैक्टली। नज़र नहीं आता। एक इंसान बैठा है, ना उसे खून निकल रहा है, ना उसकी हड्डी टूटी है, ना उसे बैंडेज लगा हुआ है,
और फिर भी वो सादे कपड़े पहन के घर में लेटा हुआ है, मायूस है, घर से निकलना नहीं चाह रहा है, खुदकुशी की सोचें आ रही हैं। मतलब इस हद तक जो है ना सफ़र होना, और ऊपर सरफेस पे आपको कुछ ऐसी चोट या नज़र नहीं आ रही कि जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ कि वो इतना परेशान हो सकता है। बिल्कुल सही। तो ये एक अंदर अंदर इंसान को जो है ना वो बहुत तकलीफ़ देती है, इमोशनल पेन। फिर ये बहुत ज़रूरी है समझना यासर, क्योंकि मैं तो डेली लाइफ में पेशेंट्स देखता हूँ, पिछले 30 सालों से देख रहा हूँ कि जैसे आपके जिस्म के डिफरेंट और वो हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, एक एक उंगली को भी तकलीफ़ पहुंच जाती है ना तो आपका पूरा जिस्म जो है ना वो सफ़र होता है। एग्जैक्टली। अगर आपका आपका पाँव में तकलीफ़ होती है, आप चल नहीं पा रहे होते, आपका पूरा जिस्म तकलीफ़ में होता है। ये भी जो है ना लोग में जैसे आपके पास कोई आता है, कोई बेटा आता है या शौहर आता है या बेटी आती है या किसी की बीवी आती है, तो एक इंसान अगर सफ़र हो रहा होता है ना नफ्सियात से, तो वो पूरी फैमिली पे अफेक्ट करता है। एग्जैक्टली। अब एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, जैसे भी पेशेंट परसों ठीक होके गया, बेटा इंटेलेक्चुअली इतना इंटेलिजेंट नहीं, लेकिन उसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ जो है ना कुछ ऐसे बिहेवियर जिससे वो फैमिली पूरी सफ़र होती रही, वो एग्रेसिव भी होता रहा, चीज़ें भी फेंकता रहा, तोड़ता रहा। अब छोटी बहन भी सफ़र हो रही है साथ में, माँ बेचारी परेशान, बाप तो काम पे जा रहा है। और पिछले अभी नहीं 8 से 12 सालों से परेशान थे। ट्रीटमेंट कराया है, पहली दफ़ा साइकेट्रिस्ट के पास लेकर आया, बाप खिलाफ था कि क्यों साइकेट्रिस्ट को दिखा रहे हैं। माँ ने किसी पड़ोसन के कहने पे जिसने मुझे दिखाया था ले आई, और बाप ने उसे बड़ा डांटा कि तुमने क्यों साइकेट्रिस्ट के पास, ये कोई नफसियाती पेशेंट थोड़ी है। तो जी। गुस्सा करता है। अब वो जब ठीक हुआ और विद इन द मैटर ऑफ 2 हफ्तों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। बाप खुद आके कहता है मुझे समझ नहीं आ रही, जो हम 12 साल से सफ़र हो रहे थे वो क्यों हो रहे थे, पहले हम लेकर क्यों नहीं आ गए आपके पास। एग्जैक्टली। अब घर में सुकून है, वो तोड़ फोड़ नहीं कर रहा है, जी। वो खामोश है, खुश है, वो अपने अंदर भी उसके अंदर खुशी आई है, और फैमिली पूरी की पूरी जो है ना चेंज हो गई। चेंज हो गई। तो ये ऐसी एग्जांपल्स हैं। अब एक कल बाप आया था, वो रो रहा था मेरे सामने बैठ के, पिछले तकरीबन 8 साल से नशा कर रहा है। पहले उसने चर्च से शुरू किया, फिर आइस पे आया। 2 छोटी छोटी बेटियां, उसकी 5 साल की थी, एक 4 साल की। कल कल ही की बात है, दोनों बैठी हुई थी वहाँ पर, माँ बैठी थी। 2 डिवोर्सेस हो चुकी हैं उसको, और अभी मुश्किल से वो 28 साल का लड़का है, 2 बच्चे हैं उसके, और वो तीसरी शादी का सोच रहा है। मैंने उसे यही बोला, मैंने कहा क्यों किसी की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, पहले अपना नशा जो है वो ठीक करो। ना तुम काम करने के काबिल हो, ना तुम कमा पा रहे हो, माँ तुम्हारी इतनी परेशान है, बेटियाँ फ्यूचर में नफ्सियात की मरीज़ बन जाएंगी, तुम जो है ना खुद और मज़ीद नीचे की तरफ आओगे, कोई ना कोई बड़ी फिज़िकल बीमारी तुम्हें हो जाएगी, तुम्हारे जिगर गुर्दे दिमाग सारे अफेक्ट हो रहे हैं नशे से, तो क्यों। अच्छा, फिर वो कहने लगा हाँ, आज वो फिर आ रहे हैं, एडमिशन के लिए आ रहे हैं, इंशाल्लाह वो आएगा, मुझे उम्मीद है, और अच्छा इलाज हो जाएगा तो इंशाल्लाह वो नशा छोड़ देगा। पहली दफ़ा वो इलाज करा रहा है। तो ऐसे ही हज़ारों एग्जांपल्स हैं यहाँ से। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे लोग हैं जो सालों सालों सफ़र हो रहे हैं, और बहुत सी डिफरेंट अलामात की वजह से परेशान हैं। वो सोचते हैं शायद ही किसी ने जादू कर दिया है, कहीं तावीज़ करा लेंगे, किसी जगह जाके जो है ना जादू हुआ है तो फिर उसका तोड़ कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। जगह जगह जाके खर्च करते हैं, हज़ारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, फिर आखिर में साइकियाट्रिस्ट के पास आते हैं, और फिर बात इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ज़िंदगी के इतने मसाइल बढ़ जाते हैं। अब इसी केस को ले लें, अगर उसने नशा पहले छोड़ दिया होता, 2 डिवोर्सेस, 2 जगह पे उसकी शादियाँ टूटी, बच्चे कितने सफ़र हो रहे हैं। अब उसकी कई चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जो रिवर्सिबल नहीं हैं। अब वो अगर नशा छोड़ भी देगा, कहीं ना कहीं उसको ये ज़रूर दिमाग में रहेगा या याद आएगा, जब मैं नशा करता था तो मैंने क्या किया, मैंने लोगों पे हाथ उठाए, मैंने काम नहीं किया, मैंने शायद गलत तरीके से कमाया, नशे पे खर्च किया, बच्चों का जो एक इम्पैक्ट आ गया है। सारे 5-6 साल का बच्चा, उसकी मेमोरी होती है, उसको याद रहेगा फ्यूचर में जो उसने देखा है, विटनेस किया है। तो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट्स आते हैं। तो जितनी जल्दी प्रॉब्लम्स का हल हो, जितनी जल्दी जो है ना प्रॉब्लम्स ठीक हों, उतना बेहतर है। उसमें पेशेंट का ही फ़ायदा है, उनकी फैमिली का फ़ायदा है। और मैं समझता हूँ कि जितनी अवेयरनेस होगी, लोगों को पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स क्या हैं और इसका इलाज मौजूद है, तो वो आएंगे, आगे बढ़ेंगे। कि पहला स्टेप तो यही है ना, अगर आप खुद आगे नहीं आ रहे और इलाज नहीं करा रहे, तो फिर साइकाइट्रिस्ट कुछ नहीं कर सकता, एक साइकोलॉजिस्ट कुछ नहीं कर सकता। दे आर अवेलेबल, अच्छे डॉक्टर्स हैं
और उनको दिखाया जा सकता है। अच्छा, बड़े डॉक्टर्स की भी पहचान होनी ज़रूरी है लोगों को, इस बात पे भी बहुत दफ़ा बात हुई है। जी। और वो इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा होमवर्क किया जाए, इंटरनेट पे चीज़ें अब तो अवेलेबल बड़ा हैं, आसान है, पहले आसान होता है, था ये प्रॉब्लम। हर चीज़ इंटरनेट पे है, पीएमडीसी है, रजिस्ट्रेशन है डॉक्टर की, आप मालूम कर सकते हैं उसकी डिग्रीज कितनी वैलिड है, नहीं है, एग्जैक्टली। एक्सपीरियंस कैसा है। तो और ये चीज़ें करके फिर आप जाएं, अच्छे डॉक्टर्स को दिखाएं और इंशाल्लाह अच्छा इलाज हो जाता है। बस ये कि लोगों में अवेयरनेस हो, आगे बढ़ें और पहला स्टेप है कि खुद अपनी मदद के लिए तैयार हों। सबसे पहले ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि एक अच्छी ज़िंदगी जो है ना आप उसी वक्त गुजार सकते हैं जब आपका दिमाग जो है वो सेहतमंद होगा। और दिमाग का सेहतमंद होना उस वक्त ही हो सकता है कि जब आप या तो उसको रखें, प्रिवेंट करें ऐसी प्रॉब्लम से, और अगर हो गया तो उसका फ़ौरन इलाज कराएं। और एक और चीज़ का ख्याल रखिए, जब आप इलाज के लिए जाते हैं ना, मैं हमेशा ये बात बतानी इसलिए पड़ती है कि थोड़ा सा हमें पेशेंट रहने की ज़रूरत है। जाकर कोई भी तरीका ऐसा नहीं है कि घंटों के अंदर कोई या कोई ऐसी दवाई नहीं है कि जो दे दी जाएगी और 5 या 10 मिनट के बाद या एक दिन या एक हफ्ते के बाद रिज़ल्ट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, चंद केसेस के अंदर होता है बहुत जल्दी रिज़ल्ट आना, नज़र अब शुरू हो जाते हैं रिज़ल्ट नज़र आना। मगर ये कि ये एक्सपेक्टेशन होती है ना कि फ़ौरन से जाकर जो है वो बस उसको लेके जाएंगे, जैसे दीगर डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई लिख कर देगा और फ़ौरन ठीक हो जाएगा। ये पहले समझ लीजिए, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। मगर ये कि जब इसका रिज़ल्ट आता है वो बड़ा हैरानकुन होता है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि एक फैमिली के अंदर अगर कोई एक इंडिविजुअल ऐसा है जिसके साथ अगर इस किस्म की प्रॉब्लम है और जब वो ठीक हो जाता है तो उसका इफ़ेक्ट सबके ऊपर नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी भी है कि सब मिलके जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट करें, उसको हेल्प करें और उसको कंसिस्टेंट रहने में मदद करें। ख़ास तौर पे नशे के अंदर डॉक्टर साहब से भी पूछता हूँ, होता अमूमन ये है जब ट्रीटमेंट हो जाती है, रिहैब कंप्लीट हो जाता है, डिटॉक्स होने के बाद जब वो नॉर्मल वापस उसमें जाता है, फिर उसको जो है वो इग्नोर किया जाता है। इग्नोर ना करें अगर तो फिर उसको लेट गो करते हैं। ठीक है, जो अपनी मर्ज़ी से बाहर भी जा रहा है, लोगों से मिल भी रहा है, और फिर वो इवेंचुअली दोबारा उसका शिकार हो जाता है। पेशेंट रहना कितना ज़रूरी है, फैमिली का इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है, ये भी चाहूँगा दोबारा से हाईलाइट कर देते हैं। बार बार इस पे बात की है मगर ये समझा इसलिए रहे हैं कि अब लोगों को शायद जो है वो बात समझ में आ रही है। अब वो दूसरी जगह देख रहे हैं तो क्वेरीज आ रही हैं कि जी आप भी बात करते हैं नफ्सियात के हवाले से, तो क्या होना चाहिए, ज़रा बताइए फैमिली की कंट्रीब्यूशन। फैमिली की कंट्रीब्यूशन और सब्र, और ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए, पहली चीज़ जो आप कह रहे हैं इंडिकेट की, वो ये है, बड़ी कॉमनली देखी जाती है और अभी भी है कि लोग कहते हैं यार मैं ले आया हूँ, अभी 4 दिन गुजर गए, अभी तक फ़ायदा क्यों नहीं हुआ, हफ्ता गुजर गया, फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। ये ऐसा नहीं है कि आपने दवाइयाँ शुरू की और विद इन अ वीक और 10 डेज़ मसले हल जी। हो जाएँ। कई प्रॉब्लम, जैसे मैं कह रहा था, 10-10 15-15 सालों के होते हैं। इस वक्त एज वी स्पीक एक पेशेंट एडमिट है हमारे पास, शायद इसका जिक्र मैंने पिछले प्रोग्राम में भी किया था। 12 साल से जो है वो सफ़र होती रही। अब तकरीबन उसको एडमिट हुए हुए 7 दिन हुए हैं। पेशेंट की फैमिली में बस आई हो कि नहीं, वी आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, हमें कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा देखें, अभी 7 दिन हुए हैं, थोड़ा टाइम तो दे दवाइयों को। जब प्रॉब्लम ही 10-12 साल का है तो कम से कम मुझे 2 हफ्ते तो दें, 3 हफ्ते तो दें, एग्जैक्टली। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो ये बात है कि खुद पेशेंट ही नहीं, फैमिली बहुत पुश करती है, परेशान हो जाती है जल्दी। थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा ट्रस्ट, हम में ट्रस्ट की भी कमी है। एग्जैक्टली। ये नहीं सोचते कि डॉक्टर जो कर रहा है वो सही कोशिश कर रहा है। देखिए, डॉक्टर की नीयत और कोशिश सही है ना तो शफा अल्लाह देता है। पहली बात तो ये है। एंड इट्स अ प्रोसेस। हीलिंग जो है ना, अगर कोई ज़ख़म भी हो जाता है ना, कोई स्टिचेस भी लग जाते हैं, तो एक ज़ख़म को हील होने में टाइम लगता टाइम है। लगता है। ठीक है ना। और ये नहीं होता कि आपने एक ज़ख़म का टांका लगाया, अगले दिन वो बिल्कुल ठीक हो गया, ऐसे जादू नहीं होता। तो जो इमोशनल पेन है, जो इमोशनल ज़ख़म है, जो ट्रॉमा है, वो भी टाइम लेते हैं हील होने में। हाँ, ये प्रोसेस जो है वो बेहतर हो जाता है जब दवाइयाँ दी जाती हैं, डॉक्टर बात करता है, उसको प्रॉपर ट्रीट करता है। तो फिर ये कि हम सालों का प्रॉब्लम जो है ना महीनों में या एटलीस्ट 6 हफ्तों में, 4 हफ्तों में ट्राई करते हैं कि ठीक हो जाए या जी। बेहतर हो जाए। लेकिन अगर प्रेशर डाला कि भाई हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट आए, तो ऐसा नहीं हो सकता। सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाता है कि चलें उसको नींद बेहतर आ रही है, या उसकी एंजाइटी थोड़ी कम हो गई है, गुस्सा थोड़ा कम हो गया है दवाइयों से। ये शुरू के रिजल्ट्स हमें नज़र आ जाते हैं। लेकिन जो अंदर की सोचें हैं, सोचों का चेंज होना वो स्लो प्रोसेस है। जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो ऐसी सोचें हैं जो कि
वो शक कर रहा है, वहम कर रहा है, ये सोच रहा है कि लोग मेरे खिलाफ हैं, मेरे दुश्मन हैं, साइकोसिस है। ये ऐसे न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं, जो इम्बैलेंस करेक्शन जो है, जैसे डोपामीन है या सेरोटोनिन है, नॉरएड्रेनालिन है, इट टेक्स 3 to 6 वीक्स, और वो ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो एक चीज़ ये समझना ज़रूरी है, फैमिली अगर ये चीज़ समझ जाए कि पेशेंट को समझाना ज़्यादा मुश्किल होता है, कि वो वैसे ही कॉम्प्रोमाइज्ड होता है इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, उसकी इंसाइट इतनी अच्छी नहीं होती और उसकी जजमेंट इतनी अच्छी नहीं होती, वो वैसे ही नफ्सियात के मसलों से घिरा होता है, उसकी सोचें परेशानियों की वजह से सही नहीं सोच रही होती, उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सही नहीं होती। तो फैमिली अगर साथ ना देना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ से, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट, क्योंकि वही है जो कि समझा सकती है पेशेंट को, सुपरवाइज कर सकती है, मेडिकेशन उनको दे सकती है, और बहुत बड़ा साथ दे सकती है साइकेट्रिस्ट का इन टर्म्स ऑफ इलाज के हवाले से। और मैं कोशिश यही करता हूँ हमेशा कि जब भी कोई पेशेंट आता है, सबसे पहले अपनी उसके साथ रिलेशनशिप, थेरेपेटिक रिलेशनशिप है वो बेहतर बनाऊँ फैमिली के साथ, ना सिर्फ पेशेंट के साथ, क्योंकि जितना मैं उनको समझाऊंगा उतना शायद वो इसमें मुझे असिस्ट कर सकें। कि जैसे पेशेंट मेरे दरवाजे से जाता है बाहर, तो फिर मेरा पूरा कंट्रोल ख़त्म हो जाता है पेशेंट के ऊपर, कि वो दवाई खाता है नहीं खाता है, वापस आएगा या नहीं आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पे फ्यूचर का इलाज जो है ना वो बेस कर रहा होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। और अब ट्रीटमेंट की थोड़ी सी बात हो रही है ना, तो ये भी समझ लीजिए, इसके ऊपर हमने बड़ी कोशिश की है ये समझाने की कि जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है, आप अक्सर अब तो क्योंकि ड्रामों में इस चीज़ को टेकअप कर लिया गया है, चलें शुक्र है अगर इसको टेकअप किया, बट एक चीज़ का ख्याल रखें, वो जो दिखाने की कोशिश कर रहा है, मैंने नहीं देखा क्या है, वो तो किसी ने क्लिप मुझे भेजा, वो ट्रीटमेंट जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसमें। खुदारा ये चीज़ जो अभी पिछले कई जगह पर दिखाने की कोशिश की गई है कि वो व्हील चेयर पर ला रहे हैं, हाथ पैर बंधे हुए हैं और सर के ऊपर जो है वो कुछ लगा दिया, यहाँ पे कुछ कैथोड लगते हैं, वो आपको नहीं उसको पता, और वो इलेक्ट्रिक शॉक देना उसको शुरू कर दिए। ये तरीका कतई नहीं होता जिस तरह पोर्ट्रे किया जाता है कि ये इसका सॉल्यूशन है, शायद अगर नफ्सियात का शिकार हो गए तो ये ट्रीटमेंट है। अब क्योंकि ये दिखा दिया गया है तो लोगों के अंदर ये भी एक चीज़ डेवलप हो गई है कि शायद तरीकाकार ये होता होगा। ज़रा इस पर भी बात हो जाए एक दफ़ा फिर, बड़ा ज़रूरी है जी। नहीं, आपने ड्रामे की बात भी की और साथ में इस कि, तो मैं दोनों को लेके चलूँगा। एक तो ये कि मैंने वो ड्रामा भी नहीं देखा, लेकिन मुझे ये आइडिया है कि वो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर पे है, और इस पे हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। बल्कि 1 साल पहले की बात है, मेरा एक पेशेंट था, वो भी बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, यहाँ तक कि इवन मेरा स्टाफ ये कहने लगा था कि डॉक्टर साहब सोच लें, मुझे लगता है कि मामला जो है वाकई झिनकई है। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखिए डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, उसमें भी डिफरेंट, कभी वो बच्चा बन जाता था, कभी वो बड़ा बन जाता था, कभी उसके अंदर बहुत ताकत आ जाती थी, उठा के बेड फेंक देता था, 4 पाँव पे चलना शुरू हो जाता था, उसकी आवाज़ बदल जाती थी। आज भी तक मेरे पास वो वीडियो क्लिप मौजूद है जो मैंने बनाई थी, जिसमें वो झिन की आवाज़ निकाल के मुझसे बात कर रहा था कि मैं कोकाफ से आया हूँ और मैंने इस बच्चे पे जो है ना वो काबू कर लिया है इसको, और अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, वगैरह वगैरह। तो 3 दफ़ा उसका एडमिशन हुआ था, फैमिली फ्रस्ट्रेट होना शुरू हुई थी। अच्छा, वो ठीक हो जाता था, जाता था, कोई ना कोई ट्रिगर उसको वापस उस पोजीशन में ले आता था, फिर जिन आ जाता था, फिर उसको लेके आते थे, सर आपने तो जिन भगा दिया था लेकिन ये वापस कैसे आ गया। तो मैंने कहा खबर करें, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। और फिर तीसरे एडमिशन के बाद से अभी तक, और ये 1.5 साल हो गया है, ना जिन वापस आया है ना वो बिगड़ा है, बिल्कुल ठीक जा रहा है, अभी तक वो दवाइयाँ ले रहा है, फैमिली रेगुलरली आती है, बहुत खुश है, बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है एंड इज़ डूइंग वेरी वेल। बात कहने की ये है कि ये एक ट्रॉमा की वजह से हुआ था। अच्छा, DID जो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है जिस पे हम बात कर रहे हैं, वो पर्सनालिटी का स्प्लिट होना होता है। अच्छा, जो बचपन का ट्रॉमा होता है ना, या वो सदमा होता है, वो पर्सनालिटी को तोड़ता है, और कई दफ़ा बहुत मल्टीपल दफ़ा तोड़ता है, क्योंकि वो अगर रिपीटेड ट्रॉमा हो रहा हो, जैसे किसी ने बच्चे को बंद कर दिया अंधेरे कमरे में, उसको मारा है, उसको बहुत डराया है, या फिर उसके साथ बुलिंग हुई है स्कूल में, इमोशनल ट्रॉमा हुआ है, हो सकता है सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो सकता है कि इमोशनल अब्यूज़ इतना ज़्यादा हो कि वो उसके अंदर डीप बैठ गया है, उसके सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल पे। तो होता ये कि जब वो बड़ा होता है तो उसके अंदर डिफरेंट पर्सनालिटीज़ जो है वो डेवलप हो जाती है, जिसे हम कहते हैं स्प्लिट हो जाती है पर्सनालिटी, ट्रॉमा की वजह से।
और उसको उसका ट्रीटमेंट जो है ना, फिर वो ये होता है कि उसको आपको ग्रेजुअली अपनी उसकी पर्सनालिटी को इंटीग्रेट करना है वापस से, टूटी हुई पर्सनालिटीज़ को वापस एक पर्सनालिटी में लेके आना है। एग्जैक्टली। और वो एक स्लो प्रोसेस है। दवाइयाँ उसमें काम करती हैं, साइकोथेरेपी इसमें काम करती है। और मेरे ख्याल में इस ड्रामे में भी शायद यही दिखाया गया है और दिखाएंगे फ्यूचर में, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो चलेगा ड्रामा, कि आस्ते आस्ते जब ट्रीटमेंट होगा तो उसकी पर्सनालिटीज़ इंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी। अभी उसको मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ नज़र आ रही होंगी इसके अंदर। कभी वो बहुत ही एग्रेसिव हो जाता होगा, कभी वो बहुत डर जाता होगा, उसके अंदर खौफ आ बहुत जाता पोलाइट होगा, हो जाता है कभी या बहुत कभी ही सनक पोलाइट हो जाता जाता है। होगा, कभी बहुत प्यार करने वाला इंसान बन जाता होगा। तो ये उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं पर्सनालिटी के। और एक पर्सनालिटी दूसरी पर्सनालिटी को नहीं पहचानती। होता है कि ए पर्सनालिटी बी और सी और डी वो भूल जाती है, लेकिन पिछली पर्सनालिटी से अगर डी पर्सनालिटी को सी के बारे में पता होगा, सी को बी के बारे में पता होगा, बी को ए के बारे में पता होगा, लेकिन जो एक्चुअली मेन पर्सनालिटी इसको किसी भी पर्सनालिटी के बारे में नहीं पता होगा। तो ये इस तरह से मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, अलग अलग पर्सनालिटीज़ बन जाती है। तो एक तो ये ड्रामा है और ये रियलिटी में है। अभी एक मैंने पेशेंट डिस्चार्ज किया, अभी शायद मैं थोड़ी देर पहले प्रोग्राम से पहले आपको बता रहा था, जो कि इंटीरियर सिंध से आया था। उसके अंदर 3 पर्सनालिटीज़ थी, शायद ज़्यादा भी हों, लेकिन 3 तो मैंने एक्सप्लोर की थी। एक 8 साल का बच्चा था उसके अंदर, एक बूढ़ा था, एक वो खुद था। और वो उसके माँ बाप बड़े परेशान थे कि किसी ने जादू कर दिया, क्या हो गया है। खैर वो अभी कल मैंने उसको वीडियो पे रिव्यू किया, इंटीरियर सिंध में था तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैंने इसको देखा। माशाल्लाह से इज़ डूइंग सो वेल। मैं फैमिली इतनी खुश थी, वो अपने गार्डन में बैठा हुआ था और कह रहा था कि वो सब बिल्कुल ठीक हो गया है। फैमिली कह रही थी अब कोई पर्सनालिटीज़ वापस नहीं आई हैं, इंटीग्रेट हो गई हैं, अब उसके अंदर वो सारी सोचें जो हैं वो नॉर्मल हो गई हैं, स्टेबल हो गया है, उसका गुस्सा सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो दे इम्प्रूव, ये इम्प्रूवमेंट आ जाती है, लेकिन इसमें टाइम देना पड़ता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है साइकियाट्री में एक्चुअली अब कि कोई आप ऐसा रेडिकल ट्रीटमेंट हो कि उसको बांधा जाए या मारा जाए या उसको ज़बरदस्ती शॉक ट्रीटमेंट दिया जाए। ये चीज़ें सब पास्ट का हिस्सा थी और शायद अभी नहीं, 70-80 साल पुरानी बात है। और अगर कहीं हो रही है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में, तो शायद ऐसे इदारों में हो रही हैं जो कि सही से ट्रीटमेंट ना दे रहे हों। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो सकता है, लेकिन ऐसी जगहें जहाँ पर अच्छे साइकियाट्रिस्ट हैं, जहाँ वो अच्छे बाहर के तरीक़ों से इलाज से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अच्छी दवाइयाँ दे रहे हैं, वहाँ पे ऐसा कभी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता कि पेशेंट पे कोई हाथ या उंगली भी उठाए। क्योंकि देखें पेशेंट तो सफ़र हो रहा है, वो पहले ही बेचारा इमोशनली इतना ट्रॉमा में है, स्ट्रेस में है। बिल्कुल, उसको कोई भी फिज़िकल टॉर्चर देना मज़ीद ट्रॉमा में डालने के बराबर है। तो होता ये है कि हमारे इदारे में, बाकी अच्छे इदारों में भी उनको प्यार मोहब्बत से ट्रीट किया जाता है, कोशिश की जाती है उनको मज़ीद किसी तरह का सदमा या प्रॉब्लम ना हो। हाँ, ये ज़रूर है कि हम स्टाफ को ये ट्रेन करते हैं कि अगर वो हाथ उठाता है, वो एग्रेसिव हो जाता है, चीज़ें फेंक रहा है, किसी और पेशेंट को मार रहा है, तो उसे पकड़ा जाए। क्योंकि ज़ाहिर है फिर वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है, किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता है, और उसको इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ती है फिर इन केसेस में, जो कि दिए जाते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा कोई ऐसा एग्रेसिव इलाज नहीं होता जिस पे पेशेंट फैमिली परेशान हो। अच्छा, हर एरियाज़ में जो है कैमरेज हैं और रिकॉर्डेड हमारे पास वो होता है कि पिछले 3 से 4 हफ्ते तकरीबन महीने तक की रिकॉर्डिंग होती है। और मैं आके पेशेंट फैमिली को कहता हूँ कि अगर कभी भी आपको ऐसा दिमाग में भी आए कि यहाँ पे अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा, तो हम आपके पेशेंट की पूरी रिकॉर्डिंग आपको 1 महीने की दिखा सकते हैं, क्योंकि वी आर ट्रांसपेरेंट अबाउट द ट्रीटमेंट। ये खुली किताब की तरह है कि हमने क्या ट्रीटमेंट दिया, पेशेंट कहाँ बैठता है, कहाँ जो है ना खाना खाता है, किस तरह से स्टाफ को डील कर रहा है, इट्स ऑल बीन रिकॉर्डेड और फैमिली को दिखाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि भाई हमने अपने पेशेंट को छोड़ दिया है तो पीछे से क्या होने वाला है। ऐसा होना नहीं चाहिए, ना ही ऐसा किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है देखें समझना। और फिर एक और बड़ा प्रॉब्लम आता है जिसके ऊपर हम इससे पहले बात कर रहे थे कि आज दोबारा सारी चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं, इसलिए कि अब क्योंकि दोबारा से लोग जिनका भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ है वो जानना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन हमारी जो है वो हो चुकी है। पेशेंट को लेकर आना, ये बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। उसका तरीक़ाकार क्या होता है ये भी ज़रा सुन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग घबराते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे जो ड्रग अब्यूज़ के केसेस होते हैं अनफॉर्चुनेटली हर घर के अंदर ही अब एक नज़र आ रहा है। वो ज़ाहिर है कि ख़ुद से आने के लिए तैयार नहीं होता,
उसका भी एक तरीकाकार है, वो भी चाहूँगा ज़रा समझाने, ताकि लोगों के अंदर ये भी कन्फ्यूजन अगर पाई जाती है कि अगर कोई खुद से नहीं आना चाहता तो फिर आप क्या करेंगे, कैसे उसको लेके जाएंगे, कैसे मोबिलाइज किया जाएगा, ज़रा फरमाइए। बिल्कुल नहीं, इसको असिस्ट करने के लिए ऐसा, क्योंकि ऐसा बड़ा कॉमन है, क्योंकि पेशेंट कहता है मैं नहीं ट्रीटमेंट कराऊंगा, बहुत एग्रेसिव हो रहा है, फैमिली को मार रहा है, उसको फैमिली इस हद तक हुआ है कि कभी कभी फैमिली ने खुद अपने पकड़ के बेटे को बांध के रखा हुआ कि भाई ये तो भाग जाएगा घर से, या ये जो है अपने आप को नुकसान पहुंचा देगा। तो हमारी स्कॉट टीम है, स्कॉट टीम से मुराद है कि स्टाफ है जो ट्रेंड है, मेल भी हैं फीमेल भी हैं, दोनों नर्सेस हैं। तो उसमें कि हम तकरीबन कोशिश करते हैं कि 2 से 3 स्टाफ जाए घर पे, अगर कोई ऐसी कॉल आती है, अगर फीमेल को लेके आना है तो फीमेल जाती है, ड्राइवर जाता है, नर्सिंग स्टाफ जाता है, साथ में इंजेक्टेबल मेडिकेशन लेके जाते हैं। पहले कोशिश करते हैं कि बगैर दवाइयों के किसी तरह से पेशेंट को लेके आएँ, लेकिन अगर पेशेंट एग्रेसिव हो रहा है, आना नहीं चाह रहा है और फैमिली चाहती है कि उसका ट्रीटमेंट हो और उसका दिमाग बिल्कुल इस काबिल नहीं कि वो सही फैसला कर पाए अपने बारे में, अपने ट्रीटमेंट के बारे में, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है, तो फिर उसको इंजेक्टेबल मेडिकेशन दी जाती है, उसको थोड़ा सेडेट किया जाता है। वो जब थोड़ा ड्राउजी होता है, थोड़ा सुकून में आ जाता है, तो फिर आराम से गाड़ी में उसको लेके हॉस्पिटल लाया जाता है। कभी भी मैंने ऐसा देखा नहीं उसको बांध के लाया गया है, बिल्कुल ठीक है। हाथ पाँव उसके खुले होते हैं। हाँ, ये कि वो रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा नींद में आ जाता है, आता है, उसका ब्लड प्रेशर चेक होता है, उसके फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, मेक श्योर करते हैं कि फिजिकली पेशेंट ठीक है कि नहीं वेरी है। इंपॉर्टेंट क्योंकि जी। देखिए बात ये होती है कि आपने इंजेक्शन तो लगा दिया और आप पेशेंट को ले आए, लेकिन कई पेशेंट होता है कि इंजेक्शन ब्लड प्रेशर को ड्रॉप कर सकते हैं, हार्ट रेट को चेंज कर सकते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, मेक श्योर किया जाता है कि पेशेंट फिजिकली स्टेबल है, नहीं है, कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं है, फिर उसको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट किया जाता है। और डिपेंड करता है, कभी कभी हम 10 दिन का इलाज शुरू करते हैं, सोचते हैं कि 2 हफ्ते तक का लेके जाएं, ज़रूरत पड़ती है तो 3 से 5 हफ्ते, महीना, लेकिन इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देखिए कभी कभी एक्यूट साइकोसिस बहुत जल्दी रिजॉल्व भी हो जाता है, विद इन वीक अच्छा रिस्पांस मिल जाता है, बिल्कुल। और कभी कभी ये होता है कि पुराने प्रॉब्लम्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिसको ठीक होने में महीने से 3 महीने भी लग जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जब फैमिली मुझसे पूछती है तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट है आंसर करना एक डॉक्टर के लिए कि कितने दिन लगेंगे पेशेंट को ठीक होने में। बिल्कुल। हाँ, पे एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया दे सकते हैं कि देखें एवरेज जो है 2 से 3 हफ्ते हैं, अल्लाह करे इतने अरसे में पेशेंट ठीक हो जाए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट हो जाता है इससे पहले तो हम पहले डिस्चार्ज कर देते हैं, अच्छी बात है, पेशेंट ठीक हो गया, हफ्ते में हमने सोचा था 2 हफ्ते लगेंगे, हफ्ते के अंदर पेशेंट ठीक हो गया, आप हफ्ते के अंदर डिस्चार्ज कर दें। लेकिन ऐसा भी होता है कि हम कोशिश करते हैं लेकिन पेशेंट 3 हफ्ते में ठीक नहीं हो पा रहा, तो हमें एक्सटेंड करना पड़ता है ट्रीटमेंट। तो ये भी समझना ज़रूरी है फैमिली के लिए कि अपना दिमाग फ्लेक्सिबल लेके चलें। डॉक्टर से भी कोशिश करता है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा पुश करते हैं दवाइयों को और बहुत ज़्यादा हैवी डोजेस पे लेके जाते हैं तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। उसमें ये कि हार्ट रिदम चेंज हो सकती है, हार्ट रेट चेंज हो सकता है, अरिथमियास हो सकते हैं, सडन कार्डिक डेथ हो सकती है। एग्जैक्टली। और ये सब चीज़ें जो है ना लेके चलना कि ऐसा ना कोई ऐसा मेजर साइड इफ़ेक्ट हो जाए अगर हम बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट करें तो एहतियात बरतनी भी ज़रूरी है, एक बैलेंस लेके ज़रूरी चलना, और वो बैलेंस डॉक्टर ही बेहतर जानता है कि सारे कितना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, फॉलो दैट करना इज़ वेरी पड़ता इंपॉर्टेंट। है। देखिए अगर आप किसी के पास भी जाएं तो ये मेक श्योर कर लें, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने जिस चीज़ को पॉइंट आउट किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेशेंट की पहले कंडीशन को देखें। वो हर शख्स के साथ कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है, कहीं पर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ चीज़ें उसने इनहेरिट की हुई होती हैं जो अभी तक सरफेस नहीं हुई होती, लेकिन ये पहले मेडिकल टेस्ट के बाद ही क्लियर होता है। तो मैंने ये देखा है कि एक्सरसाइज इतनी हमारे यहाँ नहीं की जाती कि पेशेंट को ला के पहले उसका जो है वो टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि और जगहों पर भी मैंने ये कंप्लेन मेरी हमेशा से रही है कि ब्लड ट्रांसमिट कर रहे हैं और कोई अगर इस तरह की ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो पहले एक प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद फिर इन सारी चीज़ों को जो है गो थ्रू किया जाए। तो यहाँ पर इस चीज़ को सबसे पहले मेक श्योर कर रहे हैं कि पहले उसकी फ़िज़िकल कंडीशन देखें। हो सकता है कोई फिज़िकल कंडीशन की वजह से भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी जगहों पे पेन कैरी कर रहे होते हैं, उसकी वजह से उसको आप समझ लें ख़त्म करने के लिए भी हो सकता है कि वो ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू हो जाए, क्योंकि वो रिलीफ शॉर्ट टर्म मिल जाता है, तो वो शायद उसकी वजह से इसकी तरफ आ गया हो। तो ये इसका एनालिसिस हो जाता है, एक थॉरो एनालिसिस के बाद फिर ट्रीटमेंट दी जाती है। आप कहीं से भी आप जाएँ पहले इस चीज़ को मेक श्योर ज़रूर करें। हो सकता है कि मैंने जैसे देखा को पेन बहुत अरसे से कैरी कर रहे थे, तो वो उसको नमनेस के लिए उनको एक नया सोल्यूशन मिला, उन्होंने कोई एक ड्रग ट्राई किया और फिर उन्होंने कहा ये शायद वे आउट है। अब उसके ऊपर तो ज़ाहिर हाईली एडिक्टिव होती हैं, आ गए और वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते
बहुत दूर इसके अंदर चले गए, ये भी हो सकता है। तो इसको जानना जो है वो ज़रूरी है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि डॉक्टर साहब के पास अगर आएँ या किसी के पास भी जाएँ तो पहले जैसे भी बात हो रही थी कि उसकी क्रेडिबिलिटी देख लें और उसके बाद फिर देखें अगर ये सारे प्रोसीजर्स हो रहे हैं तो वहाँ पे आप इसको एडमिट करवा सकते हैं। तो एडमिशन का अब इस चक्कर होता है जिसका भी आपने बताया। मैं चाह रहा हूँ ज़रा सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बता दूँ, क्योंकि अब वो लोगों का जैसे मैंने कहा कि सवाल अब आना शुरू हो गए, तो अब बता देते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। मेडिकेशन के हवाले से ज़रा हम चाहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं हमेशा कहता हूँ, तो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद है जो सेल्फ मेडिकेशन के ज़रिए ठीक किया जाए? और अगर कोई मान लें कोई अगर मेडिसिन का नाम लिए बगैर, विदाउट नेमिंग द मेडिसिन, अगर कोई मसला किसी को कोई रिलैक्स हो जाता है तो क्या उसको कंटिन्यू कर सकता है? प्लीज़। जनाब ऐसा लग रहा है आपने मेरा दिमाग पढ़ लिया, इसलिए जो मैं सोच रहा था यासिर वो आप मुझसे पूछ रहे हैं। अच्छा, एक पेशेंट कल मैंने पहली दफ़ा देखा, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हैं जो मैं एक चीज़ जी अभी जी हम थोड़ी देर जी। पहले डिस्कस कर रहे थे। आई थिंक इज़ ओनली 28 ईयर्स ओल्ड, शादीशुदा लड़का है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। 28 साल का पतला लड़का, देख के कह नहीं सकते कि उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम होंगे। जब उसका ब्लड प्रेशर चेक करके मैं, क्योंकि हमारा चेक होता है उसके बाद पेशेंट अंदर आता है, मैंने देखा, मैंने कहा नीचे का ब्लड प्रेशर, उसका डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, नीचे का नॉर्मली 80 होना चाहिए, ऊपर का 120। 120। उसका नीचे का ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक 115 था। एंड 115 का मतलब है कि इसमें फालिज का अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। बहुत स्ट्रेस में था। स्ट्रेस में क्यों था कि उसका मोबाइल का बिजनेस थोड़ा आसर करके उसने 40-45 लाख रुपए कमाए, उसने सारे क्रिप्टो करेंसी में डाल दिए, उसका पूरा पैसा लॉस हो गया, वो बेचारा स्ट्रेस में आ गया, उसने जितनी कमाई की थी वो सब ज़ाया हो गई। बच्चे छोटे हैं, खुदकुशी के ख्यालात उसको आ रहे थे, बड़ा स्ट्रेस में था और बेचारा कल आया हुआ था। तो बात यह है कि ज़िंदगी में स्ट्रेस जब एक डिसीजन इंसान लेता है और जब कोई फाइनेंशियल लॉस हो या कोई और लॉस हो तो फिर इस पोजीशन पे आ सकता है कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाए। और जब ऐसा होता है तो ज़ाहिर है फिर साथ में ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ भी आ जाते हैं जो कि हमें नज़र आते हैं, और इसीलिए वजह से फ़िज़िकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी नफ्सियात के पेशेंट का। दूसरा एस्पेक्ट उसका, क्योंकि आपने एक जो मेन सवाल पूछा है वो ये नहीं था, आपने मुझसे पूछा कि लोग सेल्फ मेडिकेट जो करते हैं, तो इसी पेशेंट के बारे में जो है ना, जब मैं बात कर रहा था मज़ीद, तो उसने कहा जी मैंने तो 10 गोलियां एक दवाई की खा ली, तो वो खा के मैं बहुत ज़्यादा ही सो गया और पिछले 2 दिनों से सो रहा हूँ। तो मैंने कहा जी आपको किसने ये दवाई दी या किसने मशवरा दिया? तो कह रहे मेरी जो वाइफ है उसके फादर ये दवाई खाते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी खा के देख लेता हूँ। तो उसने वो पूरा पत्ता लिया फार्मेसी से जाके और उसने एक नहीं 10 गोलियां एक साथ खा ली। ओवर द काउंटर दस्तियाब भी दस्तियाब है, हैं। और दिस इज़ वेरी डेंजरस ऐसे, क्योंकि वो ऐसी दवाई है कि एक तो उसमें एडिक्शन बहुत है, लेकिन एडिक्शन छोड़ें, वो रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट हैं। लोगों को ये समझ नहीं आती कि ऐसी दवाई अगर हाई डोजेस में ली जाए तो बहुत इवन मौत हो सकती है, ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम हो सकती है, वो लेटे लेटे डेथ हो सकती है विद इन बिल्कुल। तो लोग इसको बहुत समझते हैं कि ये बड़ी आम बात है कि हमने एक नहीं चलो 8 गोलियां 4 गोलियां खा ली, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसके क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं। और मैंने ये देखा कुछ कुछ लोगों को हार्ट बीट का प्रॉब्लम होता है, देयर आर मल्टीपल रीजंस, बहुत सारी वजूहत हो सकती है कि दिल तेज धड़कना शुरू हो जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने देखा है लोग मेडिसिन ले रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट किस वजह से तेज हो रही है, वो जी इससे रिलीफ मिल जाता है इसलिए ले रहा है। फॉर गॉड से लोग अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हैं और कुछ नहीं है। यहाँ से थोड़े से पैसे बचाने के लिए कि चलो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, किसी भी फार्मेसी में जाके पूछ लेंगे कि हमें ये सिम्टम है, वो बता देंगे कि ये दवाई ले लें आप, और वो ले लेते हैं। ये नहीं पता कि एक्चुअल डायग्नोसिस है क्या, क्योंकि अलामात किसी भी एक डायग्नोसिस को नहीं सजेस्ट करती। एक बुखार होने का मतलब नहीं है कि सिंपली एक इन्फेक्शन ही है, हज़ारों वजहें हो सकती हैं बुखार की। इसी तरह पेन, किसी जगह पर आपको पेट में दर्द हो रहा है, अल्लाह ना करे वो कैंसर की वजह से भी पेन हो सकता है, अल्लाह ना करे कि कोई बहुत मेजर जो है ना इशू चल रहा हो किसी भी ऑर्गन के साथ, तो उसकी वजह से पेन हो रहा हो। और हाँ, हो सकता है कि सिर्फ ये कि पेट की खराबी, आपने कुछ बाहर जाके खाना खाया है और आपको जो है ना इंडाइजेशन हो गई है और पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं जाके कि हाँ ये वजह है, और अपने ही अपने आप का इलाज कर रहे हैं और जाके फार्मेसी से कोई भी दवाई ले रहे हैं जो कि वो इजीली डिस्पेंस भी कर देते हैं, तो ये बड़ा ख़तरनाक है, बहुत डेंजरस है। बेहतर है कि डॉक्टर को दिखाएं, कुछ टेस्ट करवाएं, एक सही डायग्नोसिस बनेगा, एक राइट ट्रीटमेंट मिल जाएगा,
और अच्छा इलाज हो जाएगा। दूसरा एक एस्पेक्ट तो ये है कि जो लाइफ थ्रेटनिंग इशू तो है ही, लेकिन डिपेंडेंसी, कई दवाइयाँ एडिक्शन कॉज करती हैं। आप उस वक्त ले लेते हैं, आपको थोड़ा सा रिलीफ भी मिल जाता है, आपको नींद भी आ जाती है, आपकी घबराहट बेचैनी भी कम हो जाती है, और वो कहते हैं वाह जी कमाल हो गया, अब हमने तो खुद ही अपना इलाज कर लिया है। ये नहीं पता कि अगले जो है ना 4-6 सालों तक वो दवाई लेते रहेंगे, एक दिन आएगा कि वो इतने एडिक्ट हो गए कि उस दवाई के बगैर वो रह ही नहीं सकते। नहीं रह सकते। उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स दिमाग पे क्या हो रहे हैं, उससे डिमेंशिया कॉज हो सकता है, उससे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, एडिक्शन अलग है, जिगर पे जो है और गुर्दों पे अलग इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो नहीं समझ रहा, वो समझ रहा है मैं एक छोटी सी गोली ले रहा हूँ और लेता रहूँगा और ज़िंदगी में डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरत है पाकिस्तान में। मैं नहीं कह रहा मुझे दिखाएं, किसी भी डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन प्लीज़ डॉक्टर को दिखाएं, बगैर डॉक्टर की एडवाइस के दवाइयाँ ना लें। और जो दवाइयाँ दे रहे हैं फार्मेसी में किसी भी जगह पर बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, आई थिंक इस पर बहुत बड़ी पनिशमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल, ये क्योंकि इस बड़ा पे स्ट्रिक्ट लॉ होना गवर्नमेंट को चाहिए। स्ट्रिक्ट जो है ना कानून पास करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। ये बेसिकली आप किसी को कत्ल करने के बराबर है ये, क्योंकि आपने एक को दी वो 10 को बताएगा, और पूरी आस्था से कौम इस तरह जो है ना दवाइयाँ खुद ही लेना शुरू करेंगी। कितने लोग मरते होंगे या कितने आईसीयू में पहुंचते होंगे, कहाँ पे कितने जिगर या लिवर फेलियर या किडनी फेलियर में जा रहे होंगे। डायलिसिस सेंटर भरे पड़े हुए हैं, वजह है कोई? ऐसे तो नहीं भरे पड़े। जब एक दफ़ा दवाइयाँ ले रहे हैं लोग और सालों तक लेते चले आ रहे हैं, और फिर किडनी पे इफेक्ट्स तो आएंगे, तो क्यों हमारे डायलिसिस सेंटर जो है ना वो बढ़ते फ्लरिश चले करते जा जा रहे रहे हैं, जगह जगह जाके डायलिसिस करा लें आप जाके। तो वजह है इसकी। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट अगर एक्शन नहीं लेगी इस तरह की, तो दवाइयाँ तो इजीली डिस्पेंस होती रहेंगी। मैंने कहा किसी जगह दुनिया में, मैंने ऑस्ट्रेलिया में काम किया, मैंने यूके में काम किया, मैंने आयरलैंड में काम किया, स्वीडन अरब में काम किया, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ डिस्पेंस हो जाए। एक दफ़ा मुझे सिर्फ इंडाइजेशन हो गई, मुझे पता था मैं ओमेपैराजोल लेता हूँ, मैं लेना भूल गया, वो फ्लाइट में ले जाना भूल गया। ये मैं कतर एयरलाइन की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं एयरपोर्ट पे था, मैंने सिर्फ उनसे कहा मुझे एक गोली चाहिए, प्लीज़ मुझे एक गोली, मैं लाना भूल गया हूँ। कहीं जी डॉक्टर को दिखा हुआ है तो आपको गोली दे नहीं सकते। अब वो जी डॉक्टर को दिखाने मुझे ले गए, ये अभी की बात कर रहा हूँ 2 साल पुरानी। वहाँ ले गए, इत्तेफाक से मैंने कॉफ़ी भी ज़्यादा ले ली थी। ट्रैवल के दौरान मेरी हार्ट रेट तेज़ चल रही थी, ओवर 115 मेरी हार्ट रेट थी, जो कि हो जाती है किसी इंसान की जब वो कॉफ़ी पी रहा हो। डॉक्टर ने मुझे कहा जी आपकी तो फ़्लाइट ही कैंसिल है, अब आप लेटे रहें आप जब तक आपका हार्ट रेट स्टेबल नहीं होगा आप फ्लाइट नहीं ले सकते। नहीं ले सकते हैं। तो बात यह कि वो मैंने समझाया, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैंने जी आप डॉक्टर होंगे, इस वक्त आपका हार्ट रेट ऐसा है कि फ्लाइट के दौरान अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है? एग्जैक्टली। तो एक डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर की बात माननी पड़ी, मुझे अपनी फ़्लाइट कैंसिल करवानी पड़ी, पूरी रुकना पड़ा जब तक मेरा हार्ट रेट नॉर्मल नहीं हुआ। उन्होंने इलाज किया मेरा, नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे रिलीज़ किया, मैं फिर नेक्स्ट डे की फ़्लाइट से आगे गया। तो बात यह है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हर जगह पे इम्प्लीमेंट होते हैं और उसको ओबे करना पड़ता है, उसका कोई स्केप नहीं है। हमारे मुल्क में लॉज होने चाहिए, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियाँ इंपॉर्टेंट हैं, हम समझते हैं। देखिए मैं एज ए डॉक्टर भी समझ रहा था कि चले मैं सेफ़ हूँ, फ्लाइट में जा सकता हूँ, लेकिन जब एक और डॉक्टर कह रहा है तो मुझे उस डॉक्टर की बात माननी है, चाहे मैं खुद डॉक्टर हूँ, लेकिन उस वक्त मैं एक पेशेंट हूँ। अगर हार्ट रेट मेरा नॉर्मली हाई आ रहा है तो फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको उस डॉक्टर की बात माननी जो आपको देख रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये बात है। और अभी प्रॉब्लम बड़ा हमारे यहाँ तो, क्योंकि हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है ना, और ह्यूमन लाइफ तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है वो यही है अनफॉर्चुनेटली। वरना इस सारी दुनिया में ये प्रैक्टिसेस हैं। बल्कि मेडिसिन के हवाले से भी, जैसे अभी हमने कहा ना ओवर द काउंटर, तो मैं ये एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ एक मेडिसिन, अभी मैं आपको प्रोग्राम के बाद नाम लूँगा वरना वो सब उसके ऊपर लग जाएंगे। तो मैंने जाकर जो उनसे ऐसी ओवर द काउंटर मैंने कहा ये मेडिसिन मुझे चाहिए, उन्होंने कहा ये अच्छा, फिर वो किसी को बुला कर लेकर आया, आपको क्यों चाहिए? मैंने कहा मैं डॉक्टर, आई नो हाउ टू यूज़ दिस मेडिसिन। उसने मुझे वो दे दिया और मैंने सर पकड़ लिया। मैंने कहा बगैर किसी इंक्वायरी के इसने ये मेडिसिन दे दी है। बट पॉइंट इज़, और एक और चीज़ ज़रा आखिर में, क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया, मैं ज़रा उसको और वो कर देता हूँ। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो हमारे यहाँ आजकल क्रेज़ है वेट लॉस का, उसके लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। तो ये ज़रा सोच लें कि ये मेडिसिन जो है ना वो इतनी एडिक्टिव होती हैं और कुछ में इतना सीरियस इसके जो है ना वो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आप वेट लॉस के पर्पज़ से भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा, बहुत
संगीन मिस्टेक होगी, टेरिबल मिस्टेक अगर आप करने जाएंगे तो इसको भी परसू करने की कोशिश ना करें। ये भी आजकल हो रहा है, भी मैं इसका तस्करा बाद में करूंगा, वरना वो सारे लग जाते हैं कि अच्छा ऐसी कोई मेडिसिन है जिससे भी वेट लॉस हो सकता है। जी डॉक्टर साहब प्लीज़। देखिए, वेट लॉस के हवाले से तो ऐसी दवाइयाँ आ रही हैं जो कि बहुत डेंजरस हैं, क्योंकि वेट लॉस जो है ना, ये एक स्लो प्रोसेस होना चाहिए, एक नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए, एक फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाने का प्रोसेस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अचानक से सोच लिया कि मुझे विदाउट एक्सरसाइज के, विदाउट डाइट के, विदाउट एक अच्छी मेहनत किए हुए एक दो गोली लेके मैं इतने किलो कम कर लूँगा। वो टॉप ट्रेंडिंग पर आजकल एक आ गई है, नाम तो नहीं मैं मेंशन कर सकता, वो सब ले रहे हैं क्योंकि सारी सेलिब्रिटीज़ ले रही हैं, तो हम उसके पीछे लग पड़ते लेकिन हैं। जी। उसके हार्ट पे इफेक्ट्स बहुत डेंजरस हैं। अभी और भी बहुत सारे उसके वो हैं, क्योंकि अभी रिसर्च प्रॉपर नहीं हुई है ना, लेकिन उसके ऊपर लगा दिया गया। अभी मैं बताऊँ हार्ट के हवाले से। जी डॉक्टर साहब प्लीज़। तो ये देखिए, देयर इज नो इजी वे आउट। एग्जैक्टली। तो कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो मेहनत के साथ ही हो सकता है, ये दवाइयों से नहीं हो नहीं सकता। हो इन सकता, दवाइयों के बहुत ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बहुत ज़्यादा और मैं आप। यही कहूँगा कि प्लीज़ इसको इजीली ना लें। इसको, इसका एडिक्शन, इसके हार्ट पे इफ़ेक्ट, इसके डिफरेंट ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट बहुत ख़तरनाक है। और ये बेसिकली आप अपनी लाइफ के साथ, अपनी सेहत के साथ ही खेल रहे हैं। बहुत ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं प्लीज़। तो वक्त क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गया, ये टॉपिक ऐसा है कि इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे चल के ज़रूर बात करूँगा। ज़रा अवेयरनेस की ज़रूरत है। ये भी जो सारे जो हमारे आजकल थ्योरीज चल रही हैं ना, कि वो मेडिसिन आ गई है, सब यूज़ कर रहे हैं, तो हम भी कर लेते हैं, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में ज़रूर बात करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब वंस अगेन। आपने बड़े खुलकर गुफ्तगू की, नफ्सियात के हवाले से जो मामला थे उसके ऊपर हमने बात की, और इंशाल्लाह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त हमें लेनी होगी मोहम्मद यासिर, और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।